ये समझ में नहीं आता है, तमाम स्कीम्स को अनाउंस करते जा रहे हैं वो महज इलेक्शन जीतने के लिए, वो पैसे कहाँ से लाएंगे। सबसे बड़ा वोट बैंक बन के महिलाएं उभरी हैं और उनको लुभाने के लिए बस में फ्री में यात्रा का ऐलान करते हैं। 2100 रुपया महीने की बात करते हैं देने की, और आज का भी जो ऐलान है कि 18,000 रुपया देंगे। लेकिन दिल्ली की फाइनेंशियल स्थिति क्या है? जारी और ग्रंथी, इनको बहुत स्पेसिफिक होकर इनके विषय में कोई भी पैसा देना, कोई भी मंथली उनको सैलरी देना, ये अपने आप में साफ तौर पर इंगित करता है कि धर्म की पिच पर अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दांव है। इतनी फ्री स्कीम्स आती हैं, उनको चलाना किसी भी सरकार के लिए, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों नहीं, लाडली बहना, लाड़की बहना योजना जो भी चला रहे हैं, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। राजकोषीय घाटा बहुत तेजी से बढ़ता है इन चीजों से। नमस्ते, भारत एक्सप्रेस डिजिटल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप जानते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनावी समर पूरी तरीके से सज चुका है। आम आदमी पार्टी अग्रेसिवली प्रचार प्रसार करने के लिए ग्राउंड पर उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और कांग्रेस भी उसी अग्रेशन के साथ ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर खुलकर बातचीत की जा रही है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान करते हुए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का भी ऐलान कर दिया, जिसमें हर महीने पुजारियों को, पंडितों को, सिख प्रीस्ट जो हैं उनको 18,000 रुपए पर मंथ देने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है। हर एक वर्ग को साधना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन क्या वाकई ये माइलस्टोन साबित होगा अरविंद केजरीवाल के लिए? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे थे वो बता रहे थे कि भैया इस बार दिल्ली में लड़ाई बहुत दिलचस्प है। अब देखते हैं इन फैक्टर्स के बाद क्या ग्राउंड पर माहौल बदल रहा है। मेरे साथ जो एक जबरदस्त पैनल है, तारुफ करवा देता हूं जल्दी से। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण तिवारी जी हैं। डॉक्टर प्रवीण तिवारी हर एक मुद्दे पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी हैं। आप इनको देखते हैं विश्लेषण करते हुए, ग्राउंड पर उतरते हुए आप इनको देखते हैं, दिल्ली की नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी खालिद सर भी मेरे साथ है, खालिद रजा खान सर, जो कि भारत एक्सप्रेस में उर्दू जो हमारा डिजिटल है उसको भी लीड करते हैं, उसको हेड करते हैं। सबसे पहले प्रवीण जी आपके पास में आ गया। दिल्ली के कई चुनावों को आपने देखा, इस बार ये जो अग्रेशन नजर आ रहा है इससे पहले था? देखिए, एक सीधी सी बात है कि आपका कोई आइडिया है, आपके आइडिया को लेकर और लोगों ने काम किया, बड़ा फायदा हो गया, तो आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा। आपको वो आइडिया और ज्यादा अगले लेवल पर ले जाकर का, तब तो आप उनसे आगे हुए। नहीं तो आपकी सोच को उठा उठाकर लोग फायदा उठा ले रहे हैं और आप उनके साथ ही दौड़ते चले जा रहे हैं। फ्री बीज, इसको लेकर बड़ी बहस होती थी। पहले एक दौर था, वैसे मैं बता दूं कि ये यहाँ के लिए नया हो सकता है, दक्षिण की राजनीति में तो बड़ा पुराना है। जयललिता इसके लिए बड़ी जानी जाती थी। वहां तो मिक्सी से लेकर सब कुछ बांटा जाता था, बड़ा जबरदस्त दौर था। लेकिन यहाँ दिल्ली की राजनीति में खास तौर पर, या उत्तर भारत की राजनीति में आप कह लें, अरविंद केजरीवाल को आप श्रेय दे सकते हैं कि उन्होंने इस राजनीति का एकदम एक नया स्वरूप सामने रखा। ये जो जिसको फ्री बीज कहते हैं, या लोगों को, जैसे बिजली का बिल, मैं आज भी दिल्ली के लोगों से बात करता हूं तो वो बिजली और पानी, ये जो दो टेन्योर थे, इससे ये नहीं आ पाते बाहर कि नहीं, बिजली और पानी तो कम से कम हमारा जो है वो फ्री हो गया। ये इतना बड़ा कदम था कि उसके बाद आपने देखा धीरे धीरे सबको एहसास हुआ और सभी ये बात करने लगे। कांग्रेस ने हिमाचल और कर्नाटक में जो जीत हासिल की उसके लिए इसको श्रेय दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में वापसी हो, या लाडकी बहना योजना के, और देखिए वही बात झारखंड में वो काम माई योजना के तहत हेमंत सोरेन करते दिखाई दिए, उनको भी फायदा हो। अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगने लगा है कि भैया ये काम करता है, कुछ करे ना करे, और पहले भी करता था। आम मतदाता को हमेशा जो फ्री की चीज, और भारतीय मतदाता जो, उसको फ्री बहुत समझ में भी आता है, पसंद भी आता है। फ्री राशन को आपने देखा कैसे कंटिन्यू, अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को इतना याद कर रहे थे, ये भोजन का अधिकार या खाद्य सुरक्षा का अधिकार जो है, ये उनकी एक बड़ी देन थी। हालांकि ये इमीडिएट उनका जो अंतिम चुनाव था उससे पहले ये योजना आई थी, लेकिन आपने देखा किस तेजी से इसको आगे बढ़ाया गया। अब अरविंद केजरीवाल पर आइए, आपने कहा कि यहाँ पर कितनी गर्मा गर्मी और क्या बहुत फुल स्विंग में दिखाई दे रहा है चुनाव। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल 2 कदम आगे जाएंगे। उन्होंने महिला सम्मान निधि, ऐसा थोड़ी कि अभी सिर्फ ग्रंथी और पुजारी, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है। अचानक से अरविंद केजरीवाल इसके लिए जाने भी जाते हैं कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो विवाद का भी विषय बने, चर्चा का भी विषय बने। तो बहुत सारी योजनाओं की तो उन्होंने बात की, लेकिन ग्रंथी और पुजारी ले आए। अच्छा, ग्रंथी और पुजारी में जैसे ही मैंने इस खबर को सुना तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि भाई मौलवी साहब की क्या दिक्कत हो गई थी, मौलवी साहब को क्यों बाहर रख दिया।
हालांकि ऐसा है कि पहले उनको दिया जाता था, लेकिन आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन पहले कई सारे मौलानास पहुंचे हुए थे, सैलरी दो सैलरी दो। हाँ, तो ये हिमाचल में भी हुआ था। हिमाचल में भी कई योजनाओं की वजह से सरकारी कर्मचारियों को बड़े लंबे समय तक तनख्वाह नहीं मिली। बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। ये एक बड़ी चुनौती। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जो बार बार दावा रहा है कि हमारे पास पर्याप्त पैसा होता है और हमारे पास पर्याप्त फंड्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर सरकार सचमुच में जितना पैसा आ रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा योजनाओं में लगा रही है तो उसको कर पाए। और अरविंद केजरीवाल अभी तक तो सक्सेसफुली कर पाए। बिजली पानी जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है। ग्रंथी पुजारी को 18,000 रुपए की सैलरी देना ये बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। हाँ, इसका इंपैक्ट देखिए धार्मिक रूप से। एक हिंदुत्व की राजनीति, आपको याद होगा पिछली बार हनुमान चालीसा हर जगह पर पढ़ते दिखाई दिए थे। वो एक किसी कार्यक्रम में उन्होंने बोला, उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि ये फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी का ये स्ट्रांग होल्ड है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में उनका असली टारगेट है सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ में, या मैं तो इसको सॉफ्ट भी नहीं कहते हैं, तो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व हम कहते हैं। खुलकर हिंदुत्व की पिच पर वो आए। और खास तौर पर दिल्ली की जब बात होती है तो सिख मतदाता यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पुजारी और ग्रंथी, इनको बहुत स्पेसिफिक होकर इनके विषय में कोई भी पैसा देना, कोई भी मंथली उनको सैलरी देना, ये अपने आप में साफ तौर पर इंगित करता है कि धर्म की पिच पर अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा दांव है। कितना नफा नुकसान होता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार जो ताकत दिखा रहे हैं उससे ये साफ है कि वो इस मुकाबले को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पार पाना इस बार उतना आसान नहीं है। प्रवीण जी, मुझे पता है आपको जाना भी है, बुलेटिन भी आपको 5 बजे, इसलिए एक सवाल और ले लेता हूं, फिर आपको हम फ्री कर देंगे। ये तमाम चीजों की बातें आपने बता दी, ग्राउंड पर माहौल क्या चल रहा है ये भी आपने बता दिया, लेकिन ये फैक्टर्स वाकई, जब एक पोलिंग दिल्ली का कोई लड़का जाएगा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होगा, उसके मन में तमाम चीजें आ चुकी हैं, वोट करने जाएगा तो रहेगा मन में। देखिए, अरविंद केजरीवाल के मैं एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, या मैं जो भी राजनीति शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति को बड़े करीब से सीखिए, समझिए और देखिए, उसका अध्ययन करिए। अरविंद केजरीवाल बूथ लेवल पर, छोटे छोटे लेवल पर, उनका जो पार्षद होगा, उनका जो जमीनी कार्यकर्ता होगा, आप रिक्शा वालों को देखेंगे, आप सफाई कर्मियों को देखेंगे, झाड़ू उनका जो चुनाव चिन्ह था वो एक एक कदम उन्होंने जो उठाया वो बहुत सोच समझकर वोट बैंक को इंगित करते उठाया। जो लैंडस्लाइड विक्ट्री उनको मिली, और एक नहीं दूसरी बार भी मिली, बहुत मुमकिन है कि तीसरी बार कड़ा मुकाबला करें। क्या नतीजा आता है इस पर तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस अंदाज में राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में एक तरह से अश्वमेध का घोड़ा लेकर निकल गई, जहां जा रहे हैं वहां पर विजय हासिल, दिल्ली उनके लिए एक अभेद्य किला बना हुआ है और ये अभेद्य बना रहे इसका प्रयास अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कितने कामयाब होंगे नतीजा बताए। और हर एक चीज आपने बहुत अच्छी चीज याद दिला दी, वो नीले कलर की वैगन आर से लेकर वो लंबे हाफ कॉलर की उनकी शर्ट, हर एक चीज में आम आदमी से जुड़ने की कोशिश। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह भी हैं। अजीत जी, ग्राउंड पर आप लगातार जा रहे हैं, हर बार हम सोच रहे थे, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, मैं सोच रहा था कि इस बार अरविंद केजरीवाल कौन सा कार्ड खेलने वाले हैं, क्योंकि फ्री बिजली की बात वो कर ही रहे हैं, पानी की बात वो कर ही रहे हैं, और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज फ्रीबीज को जहां एक नेगेटिव शब्द में गढ़ने का प्रयास कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी, जहां जहां वो जा रहे हैं, मोहल्लों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो रेवड़ी संवाद कर रहा हूं। तो आम आदमी की नब्ज को पकड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल इस बार भी कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, जब उन्होंने 2100 रुपए संजीवनी योजना, और आज जो हमने जिस योजना की हम बात कर रहे हैं कि पंडितों को, पुजारियों को 18,000 रुपए हर महीना देने वाले हैं, इसका इंपैक्ट ग्राउंड पर है। देखिए, पिछले 3 चुनाव में देखें, इस चुनाव को अगर गिन के मानते हैं तो पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल जिन मुद्दों के सहारे जीते हैं, उन्हीं पर वो इस चुनाव को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन पिछले 2 चुनाव में जो स्थितियां थी, वैसी स्थिति इस बार नहीं है। और आप पिछला एमसीडी का चुनाव देखिए तो जिस तरह से बीजेपी ने कड़ाई से लड़ा, लगभग 50-50 था मामला वहाँ पे, और इस बार जिस तरह से शराब घोटाले के आरोप लगे, शीश महल के आरोप लगे, तो इस बार पिछले 2 चुनाव की तुलना में निश्चित रूप से मान सकते हैं कि इस बार कड़ा मुकाबला है। और यही वजह है कि इन फ्रीबीज की, रेवड़ियों की ज़रूरत पड़ रही है अरविंद केजरीवाल को, चाहे वो ऑटो वालों की बात करें, चाहे वो महिलाओं की बात करें। और हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो महिला है। सबसे बड़ा वो, पहले माइनॉरिटीज़ को माना जाता था, कास्ट को माना जाता था, लेकिन अब महिला बन गया है। प्रवीण जी ने याद दिलाया, मध्य प्रदेश में
झारखंड में किस तरह से हेमंत सोरेन ने जीता, उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो बिल्कुल, तो सबसे बड़ा वोट बैंक बन के महिलाएं उभरी हैं और उनको लुभाने के लिए बस में फ्री में यात्रा का ऐलान करते हैं, 2100 रुपया महीने की बात करते हैं देने की, और आज का भी जो ऐलान है कि 18,000 रुपया देंगे। लेकिन दिल्ली की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, और सबसे अहम बात कि ये तो मौलवियों के लिए भी है और मौलवियों को भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आज मौलवियों को ये हालत है कि खुद उनके घर के बाहर आंदोलन कर रहे थे। काफ़ी हमने देखा, काफ़ी बड़ी संख्या में मौलवी थे, बोले कि हमें सैलरी दो, मांग कर रहे हैं। तो कितना पूरा कर पाएंगे चुनाव के बाद, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि चुनाव हमेशा से एक शतरंज की तरह होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक चाल चलती है, ये भी एक चाल है। अब इसको किस तरह से बीजेपी चाहे कांग्रेस किस तरह से काउंटर करते हैं, ये बड़ा सवाल है। योजनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके का जिक्र प्रवीण जी ने किया, अजीत जी बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक अलग सुपरस्टार की तरह, नायक की तरह उनको पॉलिटिक्स में उभरता हुआ हमने देखा। रामलीला मैदान से लेकर आज तक का सफर उनका ऐसा ही है, एक एक करके तमाम योजनाएं आ रही हैं। आपको लग रहा है कि इन तमाम योजनाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कि भैया पहले मुझ पर आरोप लगाते थे कि मैं सिर्फ एक धन विशेष के मौलानाओं को ही दे रहा हूं, अब मैं सबको दे रहा हूं, तो इनको तब भी दिक्कत हो रही है। आपको लगता है तमाम फैक्टर्स इस बार अरविंद केजरीवाल के फेवर में जा सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल फ्रीबीज के लिए जाने जाते हैं, वो देश में इसके लिए एक आइकॉन है कि वो फ्रीबीज, उनको काफ़ी तमाम पार्टियां फिर बाद में कॉपी करती हैं, हर स्टेट में हम लोगों ने देखा। तो जैसा कि प्रवीण तिवारी जी ने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो स्टडी करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि वो उनका पूरा जो है, उनकी पूरी स्कीम क्या है, पूरा प्लान क्या है अरविंद केजरीवाल का। अब जहाँ तक अब ये अभी जो पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं और जो मस्जिद के इमामों को जो तनख्वाहों की बात है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, तमाम स्कीम्स को अनाउंस करते जा रहे हैं वो महज इलेक्शन जीतने के लिए, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? बिजली और पानी तो उन्होंने दे दिया, और बस में महिलाओं को फ्री सर्विस भी दे दिया, फ्री सफ़र का। लेकिन जो अभी 2100 का उन्होंने 2100 महिलाओं के लिए घोषणा की है उन्होंने, उसके बाद संजीवनी जो स्कीम है उसकी घोषणा की, और अब चूँकि वो पहले से उनकी जो जिन मौलवियों को या जिन इमामों को मस्जिद के वो दे रहे हैं तनख्वाहें, तो अब ग्रंथियों को और पुजारियों को कहाँ दे, क्योंकि मौलवियों को और इमामों को देने की तनख्वाह का एक सोर्स है, वो है वक्फ बोर्ड। ठीक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो भी इमाम हैं, जो उन्हीं इमाम्स को तनख्वाहें मिलती हैं सरकार की तरफ से, जो वक्फ बोर्ड की मस्जिदों में, जैसे किसी भी मोहल्ले की मस्जिद में कोई, जैसे हमारी कॉलोनी की मस्जिद है, कॉलोनी के लोगों ने मिलकर बना लिया, उस मस्जिद के इमाम को नहीं मिलेगी तनख्वाह, लेकिन जो वक्फ की हुई संपत्ति है, वक्फ की जो मस्जिद है, उसके इमामों को मिलती है। तो उनके पास वक्फ प्रॉपर्टी चूँकि बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, और वक्फ बोर्ड के तहत वो आता है, और उनका किराया है और बहुत सारे सोर्सेज हैं उनके पास। तो एक सोर्स रहते हुए वो 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं उन इमामों को, जिनका जो हक बनता था, जिनको एक स्कीम के तहत दिया गया कि उनका सोर्स जो है वक्फ प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। ये पुजारियों और ग्रंथियों को कहाँ से देंगे? वो जो पैसा है, जो सोर्स आ रहा है, वो कह रहे हैं कि देखिए पैसा सबके पास होता है, नियत होनी चाहिए, हमारे पास नियत है, हमारी ईमानदारी है, उससे हम प्रॉफिट में रहते हैं। वो ये बताएं, क्योंकि वक्फ के लिए तो एक जो इमाम को दे रहे हैं एक सोर्स है, जो सारी दुनिया जानती है कि एक सोर्स है, वहां से पैसा आ रहा है, तो इमामों को मिलता है। वो पैसा भी अभी 6 महीने से वो नहीं दे पा रहे हैं, जिसके लिए तमाम तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब वो ग्रंथियों और पुजारियों को कहाँ से देंगे? है तो बहुत अच्छा लुभावना, और मैं चाहूंगा कि मिले। वो इसके लिए जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो भी आ गया। एक पॉइंट मैं खालिद भाई की बात में जोड़ना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा से कहते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ये बात भी सही है कि तमाम राज्यों के ऊपर कर्जे का बोझ भी लगातार बढ़ता चला गया। जितनी फ्री स्कीम्स आती हैं उनको चलाना किसी भी सरकार के लिए, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही क्यों नहीं, लाडली बहना, लाड़की बहना योजना जो भी चला रहे हैं, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। राजकोषीय घाटा बहुत तेजी से बढ़ता है इन चीजों से। आप फटाफट ये जानिए कि अरविंद केजरीवाल की कमजोरी और मजबूती, दो पहलू को अलग अलग रखकर देखिए। कमजोरी, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी, 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जैसा जो बड़ा दिग्गज चेहरा है,
जिसकी लोकप्रियता निर्विवाद रूप से भारत में नहीं दुनिया में अपने चरम पर दिखाई दे रही है, उनको भी 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी को झेलना पड़ा। यहाँ विपक्ष का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी को अलबत्ता कई जगहों पर चुनौती का सामना करना पड़ा। इसी चुनौती को दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल, जो निर्विवाद रूप से दिल्ली में बहुत ही लोकप्रिय रहे और जनता ने उनको पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से जिताया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि उन पर कितना भरोसा करते हैं उनकी योजनाओं पर। ये एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जो अजीत जी कह रहे थे, उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगना, सबसे ज्यादा ईमानदार, नैतिकता की बात करने वाले, आरटीआई के जरिए सबके खुलासे करने वाले, ऐसी शुरुआत हुई। एक समय था हम प्रतिदिन वेट करते थे शाम को कि आज इनकी तरफ से इसके खिलाफ खुलासा होने वाला, इसके कागज रखने वाले हैं। आरटीआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, वो आरटीआई एक्टिविस्ट ही रहे, उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत पहले मिल गया था। वो बेसिकली एनजीओ को चलाने वाले, सामाजिक कार्यों को करने वाले, इस तरह की उनकी छवि रही थी। और देखते ही देखते उनको पॉलिटिक्स में आने का, जिससे वो मना करते थे, मौका मिला। अब जो दूसरा ताकतवर पहलू है वो है, यही अरविंद केजरीवाल न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं बल्कि दिल्ली में 2 बार सत्ता चलाते हैं, पंजाब जैसे बड़े राज्य में अपनी सरकार स्थापित करते हैं, अपने दल को राष्ट्रीय दल बनाने में सफल हो जाते हैं, गुजरात जैसी जगह पर 12-13% वोट लेकर आ जाते हैं, हर राज्य में कार्यकर्ता का बेस बनाते हैं, हरियाणा चुनाव में उनकी चर्चा होती है, मध्य प्रदेश चुनाव भले ही छोटी छोटी जगहों पर, लेकिन उनकी चर्चा होती है। और ये बात सही है कि यदि वो जेल नहीं गए होते, ये आरोप ना लगे होते, तो स्थिति तो माहौल अलग होता। मुझे एक चीज और बता दीजिए, अरविंद केजरीवाल का हम लोग जिक्र कर रहे हैं तो फ्रीबीज, ये फ्रीबीज पॉजिटिव वर्ड मान रहे हैं आपके नेगेटिव वर्ड? क्योंकि दूसरी तरफ से आप जानते हैं कि बीजेपी की तरफ से कहा जाता है 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो वो भी तो है, उसका आपको चाहिए कि भैया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। दरअसल फ्री बीज पे बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि अरे ये बड़ी बेकार की लोक लुभावन है। लुभावन शब्द में ही अपने आप एक हल्की सी नकारात्मकता। किसी को आप जब लुभाना चाह रहे हैं तो लुभाने के पीछे मकसद बहुत साफ होता है कि आप उससे कुछ चाह रहे हैं, यहाँ पर वोट चाह रहे हैं आप, तो लुभावन वाली चीज तो। लेकिन जिस देश में एक बहुत बड़ा तबका, आपको आश्चर्य होगा कि आप जैसे लोग जो हैं या यहाँ पर जो लोग मौजूद होंगे वो 1% 2% लोगों में आते हैं, बाकी 99 से 98% आबादी किस स्तर पर जीती है उसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। और मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में गया, उनका यह मानना था कि कोविड से अच्छा दौर उनके जीवन में नहीं आया, क्योंकि कुछ नहीं तो उनको फ्री का राशन जो मिल रहा था और जो अभी तक मिल रहा है उसकी वजह से उनके घर में संपन्नता, रंग रोगन करवा के वो बहुत आनंद में है। तो मैं ये नहीं कहता कि इसको स्थायी व्यवस्था बना दीजिए, किसी देश में नहीं होना चाहिए, बड़ा खतरनाक है, काम करना बंद कर देगा आदमी। रोजगार के अवसर लेकर आइए, इनोवेशन स्टार्टअप्स की आप बात करते हैं, रोजगार जनरेट करने की बात करते हैं, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, आप सबसे युवा आबादी, आपने युवाओं का जिक्र किया, तो ये युवा जो है ये इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, पुराने मतदाता होते हैं युवाओं। अब अरविंद केजरीवाल की जो बात चल रही थी उसमें उनको अपनी राजनीति बचाने के लिए दिल्ली में जीतने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो दिल्ली से बाहर हुए तो समझ लीजिए कि मेरा एक ये बहुत लंबा वनवास होने वाला है उनके लिए और बड़ा परेशानी का सबब होने वाला। अभी ताकत है उनके पास, इस राज्य में सरकार है, एक बार सरकार में रहते हुए कितनी चुनौतियां झेली हैं उन्होंने, एलजी के साथ कितना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कितनी उन्होंने पुलिस को लेकर बातें कही हैं, और मान लीजिए सत्ता से बाहर होते हैं तो उसके बाद तो उनकी परेशानियां और बढ़नी है। और ये कानूनी जो मामला, तो अग्रेशन की असली वजह यही है ना, अग्रेशन की, क्योंकि इसके अलावा और क्या विकल्प क्या है आम आदमी पार्टी के पास? वैसे भी मैंने आपको पहले बताया 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अगर वो कंपीट कर पा रहे हैं, अपनी जगह बना लेते हैं, पूर्ण बहुमत के आसपास भी आते हैं या ले भी आते हैं, देखिए कहना बड़ा मुश्किल है, दिल्ली की नब्ज समझना बड़ा मुश्किल है। एक तो वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम आता है, इस बार भी मैं तो अपील करूंगा कि खूब वोट करें, लेकिन आमतौर पर दिल्ली का मिजाज मतदाता का बहुत अलग है देश के अन्य राज्यों के मुकाबले। ऐसे में किस करवट उठ बैठता है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद इस बार चुनौती होगी। फिर भी वो जिस तरह से लड़ रहे हैं इससे बहुत स्पष्ट है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं, वो सारे अस्त्र शस्त्र अपने जो है इस चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ नजर आएगा दिल्ली के चुनावों में। अजीत जी, क्योंकि आप शुरुआती दौर से अरविंद केजरीवाल के उभराव का जब दौर था वो भी आपने देखा, नीली वैगनार, लंबी लंबी हाफ कॉलर्ड शर्ट उनकी, ये दिखाना कि मैं तो आप ही के बीच से निकला हूं जी, मैं तो दिल्ली में ही काम करता था जी, भले ही वो रहते एनसीआर में थे। आपको लगता है कि शीश महल आ गया, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई, फिर बहुत सारी चीजें और आ गई, जो कॉमन मैन इमेज बनाने का काम उन्होंने दशकों तक किया, उस पर डेंट आया?
बिल्कुल डेंट आया, क्योंकि सबसे बड़ा डेंट शराब घोटाले का था, जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ा, और उसमें अभी चार्जशीट भी डाली जा चुकी है और पूरा अभी मुकदमा चल रहा है। हो सकता है उसमें आगे इनको जेल भी हो, इसके चलते उनका पॉलिटिकल कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात जो फ्रीबीज की चली, फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट भी कई टिप्पणी कर चुका है। तो इसमें एक रास्ता निकलना चाहिए कि यदि आप कोई ऐलान करते हैं तो आप सोर्स बताइए कि आप वो पैसे उस योजना के लिए कहाँ से इंतजाम करेंगे, कहाँ से आएगा। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी, इससे ज़्यादा वोटर्स के पास ऑप्शन होगा कि वो सही चीज़ के लिए वोट दे रहे हैं। नहीं तो कई ऐसे ऐलान होते हैं, खुद आम आदमी पार्टी का, कि पंजाब में उन्होंने महिलाओं के लिए इसी तरह का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो योजना शुरू नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने किया, लेकिन वो जो योजना शुरू नहीं हो पाई क्योंकि पैसे नहीं है। तो सबसे अहम बात, यदि कोई फ्रीबीज कोई योजना ऐलान करते हैं आप चुनाव के दौरान खास करके, तो आपको ये क्लैरिटी भी देनी होगी, ये बताना होगा कि आखिर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कैसे आप उस पैसे की योजना के लिए फंड्स की व्यवस्था कैसे करेंगे। वो ज़्यादा क्लैरिटी पैदा करेगा और इससे लोगों के पास भी सहूलियत होगी कि सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो वोट कर सकते हैं। सर, आप दोनों ही बहुत सीनियर हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस से तो हम लोग देखते आए हैं, सीखते आए हैं, इसलिए आप लोगों के सामने कुछ भी मेरा कहना ऐसा हो जाएगा कि सूरज को दीप दिखाना। लेकिन अजीत जी जितनी सीधी तरीके से बात कर रहे हैं कि क्लैरिटी आना चाहिए, आपको नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टीज इसी कंफ्यूजन का तो खेल करती है? देखिए, कन्फ्यूज़न का ही खेल होता है। पहले चुनाव के वक्त वादे तो कर दिए जाते हैं और आवाम जो है वो वादे का सोर्स कभी पूछती नहीं है। वो आवाम को, अगर हम जैसा अजीत जी बोल रहे हैं, उनको जागरूक अगर हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए करें कि वो सरकार से या जो अरविंद केजरीवाल या पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करें कि ये जो आप योजना का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये जो स्कीम चला रहे हैं आप, ठीक है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन एक जनता के नाते तमाम को हक है कि वो बताएं आप सोर्स के ये कहाँ से आएंगे। क्योंकि पिछली मर्तबा बहुत सारे वादे इसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ऐसे किए थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने यमुना से पानी पीने की बात कही थी कि यमुना से, चुल्लू से पानी पिएंगे हम लोग, ऐसे। वो यमुना कहाँ गई? क्या यमुना का पानी पी के, जिस तरह से नलके से पानी पीकर दिखा रहे थे, वो यमुना का पानी जो पिछले बार वादा किया था वो पी के दिखा सकते? वाईफाई वाली की पूरी दिल्ली में वाईफाई बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है। सिर्फ जो चंद चीजें हैं जो उन्होंने पूरी की हैं, और उसका प्रचार इतना किया कि आवाम के जहन में, आवाम का जो जहन होता है वो थोड़ा मेमोरी उसकी वीक होती है, तो उसको इतना ज़्यादा उसके जहन में ये बात डाल दी गई कि बस में फ्री सफ़र करने को महिलाओं को मिल गया, बिजली, पानी, जो एकदम बुनियादी चीज़ है, इसी पर उन्होंने फोकस किया और उसको इतना प्रचार किया गया कि लोग बाकी चीज़ें भूल गए। उसी तरह से ये जो अनाउंसमेंट हुआ है कि जैसे मस्जिद के इमाम को मिलता है, उसी तरह से ग्रंथियों और पुजारियों को मिलेगा। ये बताएं कि कहाँ से देंगे। अगली बार यमुना की स्कीम और वाईफाई स्कीम और बाकी ऐसी स्कीमों की तरह ना हो जाए कि फिर लोग शांत हो जाएं, एक बार वो 5 साल के लिए जीत जाएंगे, अगली बार फिर कुछ और फ्रीबीज की घोषणा करके फिर चुनाव में आ जाएंगे। इसलिए जनता को मैं इस प्रोग्राम के जरिए चाहूँगा कि जनता के इतनी जागरूक हो कि वो जब इस तरह का अनाउंसमेंट हो, जिस पॉलिटिकल पार्टी के जरिए, वो ये सोर्स पूछेगी कि रेवेन्यू का सोर्स क्या होगा, ये इसका फंड कहाँ से आएगा, आप देंगे कैसे, तब हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं। वरना ये बस जिसको कहते हैं जुमलेबाजी होगी, ये चुनावी बस ये आपका एक वादा है जो पूरा नहीं होने वाला। अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो एक एक्टिविस्ट के तौर पर वो अपनी इमेज दिखाते थे कि भैया अगर आप मुझे सत्ता दे भी दोगे ना तो मैं ऐसे काम करूंगा जैसा आप चाहते होगे। फिर अभी ना कुछ दिन पहले, क्योंकि आप तो कुछ डिजिटल देखते हैं तो आप सोशल मीडिया भी खंगालते होंगे, मैं अभी एक अरविंद केजरीवाल की वीडियो देख रहा था। उसमें अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलेंगे, ये उनके शब्द थे। तो मैं ये अजीत जी आपसे भी और आपसे भी, क्योंकि लास्ट मेरा ये सवाल रहेगा, आप दोनों इस पर रिएक्ट कीजिएगा। अब अरविंद केजरीवाल एक परिपक्व पॉलिटिशियन के तौर पर आप देखते हैं या फिर जो शुरुआत में एक एक्टिविस्ट के तौर पर थे वो कहीं बाकी है? देखिए, एक्टिविस्ट के तौर पर क्रेडिबिलिटी अलग होती है और पॉलिटिशियन के तौर पर क्रेडिबिलिटी हर आदमी की अलग होती है। पॉलिटिशियन के लिए माना जाता है कि उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, जनता कुछ भी कहे, उनको गालियां भी दे तो बहुत असर उसका होता नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बन गए हैं, क्योंकि हमने देखा पहली बार कि उन्होंने कसम खाई अपने दोनों बच्चों की कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लेंगे, और उन्होंने कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बनाई। तो अब वो राजनीतिक बन गए हैं, एक्टिविस्ट नहीं रहे। क्योंकि एक्टिविस्ट रहते तो उनकी क्रेडिबिलिटी इस तरह से अगर नहीं खराब होती, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही उसको उन्हें साबित करना पड़ता, अदरवाइज उनकी जो शख्सियत है जो वो बहुत एक दांव पे होती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ढेर सारे वादे
वैसे के वैसे रह गए। और इस बार का चुनाव इसीलिए उनके लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि पिछली 2 चुनाव में देखिए तो उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ और थी। इस बार खास करके शराब घोटाले का आरोप, शीश महल का, क्योंकि कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया चुनौती एक आ रही थी, उस समय ये घर बना 7 लाख के पर्दे लग रहे थे, इंपॉर्टेंट पॉट्स लग रहे थे। आपके मन में क्या इमेज आ रही है अरविंद केजरीवाल की? अरविंद केजरीवाल द एक्टिविस्ट, अरविंद केजरीवाल द पॉलिटिशियन, या फिर अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल? मैं नहीं कह रहा, इंडिया अलायंस में आप समझ ही गए। देखिए, एक्टिविस्ट का बिहेवियर अलग होता है। एक्टिविस्ट को आमतौर पर यह माना जाता है कि वो पॉलिटिक्स से दूर होता है। एक्टिविस्ट जो होता है उसको पॉलिटिक्स नहीं आती है, लेकिन जब एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन बन जाता है तो अरविंद केजरीवाल पैदा होता है। तो अब अरविंद केजरीवाल की, जैसा कि अजीत जी ने कहा कि अब उनकी चमड़ी जो है वो पॉलिटिशियन वाली चमड़ी हो गई है। अब पॉलिटिशियन की चमड़ी कैसी होती है वो हम सब लोग जानते हैं, और वो तमाम तरह के वादे करने के बाद, कस्में खाने के बाद, कस्में भी तोड़ी जाती हैं, वो पॉलिटिशियन ही करता है, एक्टिविस्ट कस्में नहीं तोड़ता है। तो अब हम अंदाज़ा, और उसके अलावा जो शराब घोटाले की बात हुई, जो जिस तरह से एक शीश महल बनाने की बात हुई, वो एक्टिविस्ट नहीं कर सकता, वो पॉलिटिशियन ही इस तरह के तमाम मामलों में पड़ता है। तो और पिछली 2 मरतबा जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, और इस मरतबा जो शराब घोटाला और जिस तरह से पूरी जनता ने देखा है कि उनके महल को, वो शीश महल, उसका जो नज़ारा किया है पूरी दुनिया ने, उसके बाद लोगों के जहन में क्या इमेज बनी है, इससे भी वो डरे हुए हैं। इसलिए इस तरह का उनको जो एक भरोसा था कि कम से कम मुसलमान का वोट मिल जाएगा, दलितों का मिल जाएगा, वो वोट उसमें डेंट पड़ा है बहुत ज़बरदस्त। इसलिए इस तरह की स्कीम्स ला रहे हैं वो कि लोगों को लुभाएं। उनको किसी भी जो एक ख़ास सेक्शन से वो 100% या 90% वोट मिलने की उम्मीद नहीं है, ये हम सब लोग जानते हैं। उसी वजह से ये इस तरह की स्कीम्स को इसका एग्जाम्पल हमने देखा 6 महीने पहले जो चुनाव हुए लोकसभा के, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिल के लड़ी, लेकिन बीजेपी उसमें भी जो है इन्होंने तो पटकनी दी। तो इसलिए इस बार का चुनाव जो बहुत टफ है अरविंद केजरीवाल के लिए, और मुझे तो लगता है कि काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट है। ये बहुत सही बात है, इस बार ट्रायंगुलर फाइट है, देखना ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस किस अग्रेशन के साथ उतरी हुई है। अजय माकन साहब ने तो एंटी नेशनल तक कह दिया अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से कह दिया कि भैया कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर कर दो, तो कुछ बात हो सकती है दिल्ली में। बहरहाल आज हमारी इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए हॉट टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।